आज व्यू 360 में पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए क्या मानी रखती है और सस्ते रूसी तेल का कितना फायदा आम पाकिस्तानी तक पहुंचेगा, जानेंगे आज के शो में। 18 से 20% हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्काउंटेड रेट पर आएंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान ने पहली बार रूस से खाम तेल दरामद किया है। तारीखी तौर पर इस्लामाबाद अपनी ज़रूरियात के लिए 80% से ज़्यादा तेल खलीजी ममालिक से दरामद करता रहा है, लेकिन मुल्क में मुआशी बहरान की वजह से मौजूदा हुकूमत ने रूस से सस्ता खाम तेल दरामद करना शुरू किया है। हालांकि ये अभी आजमाइशी तौर पर शुरू हुआ है, लेकिन क्या मुस्तकबिल में रूसी तेल की दरामद से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें कम हो सकेंगी? और क्या इस इक़दाम से भारत के पुराने इत्तेहादी रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के रूस से तेल मंगवाने के हवाले से अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि हर मुल्क को तवानाई की दरामदात के मामले पर पैसे के लेन देन के बारे में अपने हालात की बुनियाद पर फैसला करना है। वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि रूसी तेल बड़ी रियायत पर फरोख्त किया गया, जो कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से रूसी तेल पर लगाई गई पाबंदी का नतीजा है, और इन पाबंदियों की वजह से रूसी हुकूमत को तकरीबन $100 अरब की इजाफी आमदनी से महरूम किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस के खिलाफ अमरीका की पाबंदियों में तेल की दरामद शामिल नहीं है। अगर पाकिस्तान की तेल की दरामदात पर नजर डालें तो पाकिस्तान हर माह तकरीबन 6.5 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा खाम तेल, 2 लाख मैट्रिक टन डीजल और तकरीबन 4.25 लाख मैट्रिक टन पेट्रोल दरामद करता है। इन मसनूआत की कदर तकरीबन $1.25 अरब बनती है। पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक मुल्क ने सन 2022 और 23 के माली साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की दरामद के लिए $13 अरब खर्च किए। पाकिस्तान ने आजमाइशी तौर पर रूस से 45,000 मैट्रिक टन खाम तेल हासिल किया है, जबकि हुकूमत के मुताबिक मजीद 50,000 मैट्रिक टन तेल आइंदा चंद रोज़ में कराची पहुंचने वाला है। एनर्जी सेक्टर से एक और डेवलपमेंट पे अगर हम नजर डालें तो पेट्रोलियम कंपनी शेल ने ऐलान किया है कि वो बैनुल-अक़वामी पेरेंट कंपनी शेल पेट्रोलियम से अलग हो रही है। शेल पाकिस्तान के मुताबिक सन 2022 में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी और वाजिबुल अदा वसूलियों की वजह से नुकसान का सामना करने के बाद कंपनी ने यह फैसला किया है, जिसके बाद आलमी कंपनी ने शेल पाकिस्तान लिमिटेड में अपनी तकरीबन 77% शेयर होल्डिंग फरोख्त करने के अमल का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन $100 फी लीटर इजाफा हुआ है। इसके बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें चूँकि अब कम भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत इसको पास ऑन इसलिए नहीं कर सकी कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने का पाकिस्तान के अवाम तक वो फ़ायदा नहीं पहुँच सका जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक आम आदमी किस तरह से सरवाइव कर रहा है, उसे लेट्स सपोज अगर ₹5 अगर पेट्रोल की प्राइसेस में मद में उसे छूट दी जाती है तो बाकी चीज़ें तो वहीं की वहीं रहती हैं। तो ऑफ कोर्स पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा और उनकी कीमतों में कमी वो इंसान की ज़िंदगी पे ठीक ठाक असरअंदाज होती है, और एज़ पाकिस्तानी हम जिस मुश्किल दौर से माशी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं तो यकीनन इसका ठीक ठाक हमारी ज़िंदगियों में असर है। तो देखें, जब पेट्रोल सस्ता होता है ₹8 या ₹12 जो भी मतलब गवर्नमेंट प्राइस एडजस्ट करती है, उससे हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें उतनी ज़्यादा महंगी हैं, और उसके अगर चीज़ पेट्रोल सस्ता भी हो तो उसके बदले आप देखें बिजली 50% महंगी, गैस 50% महंगी कर दी है। जो मेरा बिल पिछले साल मई में ₹2500 आया था और इस साल ₹6,350 बिल आया है। पास 2 गाड़ी थी पहली, मैंने एक गाड़ी बेची है, एक गाड़ी मेरे पास है जो पहले मैं जितना चलाता था उसका अभी 10% मैंने वो छूट दिए, बाकी मैं ये पब्लिक उसको यूज़ कर लेता हूँ। ज़ाहिर बात में जो मुझे बहुत उससे वो होता है, मेंटली मैं सफ़र हो रहा हूँ। अगर आप इस हिसाब से पूछेंगे कि किस तनासब से कीमतों में इजाफ़ा या कीमतों में कमी मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे एज़ पाकिस्तानी बाकी पाकिस्तानियों की तरह असरअंदाज हुई है, तो इंसान अपनी जैसे बजट में आके इंसान अपने अखराजात का वो प्लानिंग मनसूबाबंदी शुरू कर देता है। तो मैंने भी यकीनन अपने अखराजात की मनसूबाबंदी की होगी, और हम अपनी आप मोबिलाइजेशन कम कर देते हैं कि मुझे आना जाना है, जहाँ मैं गाड़ी पे जाता हूँ वहाँ मैं इस झंझट से बचूँ और गाड़ी पे पेट्रोल की बजाय मैं मोटरसाइकिल पे चला जाऊँ। तो इंसान अपने अखराजात की कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से करता है कि जिस तनासब से पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं।
पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट की बॉडीज़ रेगुलेट करती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से ममालिक में दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं या जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इंडिपेंडेंट मार्केट में जो भी प्लेयर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब आज ही जिस तरह से पाकिस्तान की वज़ीर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में 10 रुपये शायद जो है इस वक्त जो प्रपोजल डिस्कस हो रहा है कि 10 रुपये लेवी बढ़ाई जाएगी पेट्रोलियम प्राइसेस पे, वो शायद आने वाले दिनों में वो भी रिफ्लेक्ट करती नजर आए, क्योंकि IMF की तरफ से कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं जो अब तक पाकिस्तान का बजट आया है और ख़ास तौर पे टैक्स टारगेट्स रखे गए हैं कि वो कैसे पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने रूस से सस्ते तेल की दरामद के बारे में बात करते हुए दावा किया है कि वो जल्द ही अज़रबैजान से सस्ती माया गैस भी पाकिस्तान लाना शुरू करेंगे। कि वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत मुस्तकबिल में अपनी कुल दरामदात का 20% तेल डिस्काउंटेड कीमत पर लेने की इरादा रखती है। देखिए, जो हमारी कमर्शियल डिटेल है वो आई एम नॉट एट लिबर्टी टू शेयर द कमर्शियल डिटेल। तो ये कंपनियों के दरमियान के मुआहदे होते हैं जो पब्लिक में नहीं लाए जाते। मिनिस्टर, आप ये तो हमें बता सकते हैं ना कि अवाम को किस सतह पर फ़ायदा होगा, क्या जो है तेल की कीमत में कमी आएगी और कितनी आएगी? देखिए, हमारा तकरीबन 20% हमारी जो तेल कुल मिला के जो तेल है वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आएगा। हमारे मुल्क में तकरीबन 50% क्रूड आता है और 50% डीजल और पेट्रोल, जिसे हम मोटर गैसोलीन कहते हैं, वो आता है। तो हमारी कोशिश ये है कि 1/3 जो क्रूड है वो सस्ते नर्ख रूस से आए। इस वजह से अगर आप ओवरऑल देख लेंगे तो 18 से 20% हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्काउंटेड रेट पर आएंगी। और जैसे जैसे तसलसल तेल के आमद का बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे तेल की कीमत के ऊपर ये सस्ता तेल या सस्ता खाम तेल लेने की असरात जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बताइए कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान को जो है पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस चल रहा है। आपके जो कर्ज़ों के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं हो के पा रहे। मुल्क में एक आमदन और अखराजात में इतनी जिसे कहते हैं कि आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ऐसे में अगर आपको डिस्काउंटेड तेल मिल भी जाए, आपको नहीं लगता कि अगर क्रेडिट पे मिलता तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होना था इस वक्त जबकि पाकिस्तान खुद कैश ट्रैप्ड मुल्क बना हुआ है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो समझता हूं कि हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा। और जहां तक क्रेडिट टर्म्स हैं, हमारी LCs के अंदर क्रेडिट टर्म्स जो हैं वो एम्बेडेड होती हैं और हम क्रेडिट पे भी जो बात कर रही हैं उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। बाज़ ममालिक से हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि अगरचे हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता मगर हमें बड़ा लंबा क्रेडिट मिलता है। इस वक्त अज़रबैजान के साथ गुफ्तगू में और कॉन्ट्रैक्चुअल, बल्कि उनकी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, हमने अब उसको आगे बढ़ाना है। उसमें वो हमें हर महीने एक सस्ता डिस्ट्रेस्ड कार्गो LNG का लेकर देंगे। तो हम LNG का भी सौदा कर रहे हैं, हम खाम तेल का सौदा भी कर रहे हैं। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर हम ये तेल नहीं लेते तो फिर हम महंगा तेल खरीदेंगे। तो हम महंगे तेल को सस्ते तेल से रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम ये तेल ना लें तो हमें दूसरा तेल नहीं लेना होगा, दूसरा तेल तो फिर भी लेना होगा। तो इस वजह से ये जो आइडिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, एक सूरत अगर हम ये नहीं लेते तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा ख़राब होगा, मगर अगर हम सस्ता तेल लेते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कम ख़राब होगा। और आप ये जो रशिया के साथ आपकी डील हुई है ये आप सारी चाइनीज़ करेंसी में करेंगे? बहुत सी करेंसी ज़ेरे बहस आई थी, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉलर में हो या AED में हो या वान में हो, जो भी करेंसी फ्लूइड होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट हम देख लेते हैं कि जिनसे हम तेल खरीद रहे हैं उनको क्या करेंसी सूट करती है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, हमारे पास लिक्विडिटी किस चीज़ में है, और उस बुनियाद पे ये तय कर लेते हैं कि हमें किस करेंसी में इस ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करना है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो है ये वाली आप कर रहे हैं चाइनीज़ करेंसी में? जी, मेरा ख्याल है, मेरे पास इस वक्त उसकी कमर्शियल डिटेल्स तो नहीं है। आज मुझसे और भी 1-2 लोगों ने ये पूछा है। टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन ये प्रॉबली ये वाली शिप जो आई है इसकी ट्रांजैक्शन चाइनीज RMB में स्ट्रक्चर हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पूरी कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो रूसी तेल को रिफाइन कर सके? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज बनी हैं वो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है,
और ये रिफाइनरीज बनी हैं लाइट अरेबियन क्रूड की बुनियाद पे। तो आइडियल फ्यूल जो पाकिस्तान के लिए है वो लाइट अरेबियन क्रूड है। लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज हैं, हमने वहाँ से सैंपल्स भी मंगवाए हैं, उसकी केमिस्ट्री भी मंगवाई है, उसको लैब में टेस्ट भी किया है, और PRL जो है उनका ये ख्याल है कि वो लाइट अरेबियन क्रूड के साथ मिक्स करके तकरीबन 1/3 रूसी खाम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत को रूस से खाम तेल दरामद करने का कहाँ तक फ़ायदा हो सकता है और कितनी मिकदार में रूस से तेल मंगवाना पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात में मुमकिन है, इस पर बात करते हैं नशीद मलिक से, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ से मुंसलिक हैं। नशीद, इस वक्त तो रूस से आजमाइशी बुनियादों पर तेल की दरामद शुरू हुई है, लेकिन आपके अंदाजे के मुताबिक अगले माली साल में कितनी मिकदार में पाकिस्तान तेल मंगवाना चाहेगा? जी, जैसे अभी एनर्जी मिनिस्टर ने भी बताया कि 1/3 हम इंपोर्ट कराएंगे रशिया से। तो रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो फुली जो है वो उसकी तरफ जाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये इसके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे सऊदी अरब, UAE इन ममालिक से जिनके पास से नॉर्मली हमारे पास से क्रूड ऑयल और दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, ब्रदरली रिलेशंस हैं। उसके अलावा फिर ये कि हमारी, जैसे ये एनर्जी मिनिस्टर ने भी अभी फरमाया कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनके पास कैपेबिलिटी तो है रिफाइन करने की, लेकिन वो ऐसे डेवलप्ड हैं कि वो अरब लाइट को ही रिफाइन करने के लिए सूटेबल है। अच्छा, रिफाइनरीज होता क्या है? रिफाइनरीज में बेसिकली होता ये है कि क्रूड ऑयल को लिया जाता है और फिर क्रूड ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स। मतलब आप क्रूड ऑयल को इनपुट करते हैं और जो आपको आउटपुट मिलता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो मोटर गैसोलीन होता है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, डीजल होता है, फर्नेस ऑयल होता है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और उसके अलावा एक्सेट्रा केरोसिन, नेफ्टा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनके डिफरेंट वगैरह यूजेस हैं, जेट पेट्रोलियम। लेकिन नशीद, अगर आप यूज़ करेंगे तो इसी को मैं चाहूँगा इसमें आप एक और चीज़ भी एड्रेस करते चलें। जिस तरह से आपने भी मेंशन किया और मिनिस्टर भी इससे पहले कह रहे थे कि रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की वो कुछ इस लिहाज से लिमिटेड है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिफाइन कर सकता है पाकिस्तान का जो रिफाइनिंग सिस्टम है। तो इसमें आप समझते हैं कि एक सिर्फ लाइट क्रूड ऑयल ही का मसला है, अरेबियन क्रूड की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, या ओवरऑल कैपेसिटी का भी इशू है, पाकिस्तान की रिफाइनिंग कैपेसिटी का भी इशू है? कितनी कैपेसिटी है पाकिस्तान की रिफाइनिंग की और कितना तेल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है? डिफरेंस कितना है दोनों में? नहीं, पाकिस्तान की रिफाइनरी कैपेसिटी का बिल्कुल इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 40 to 50% जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो आइडल पड़ी होती है एक टाइम पे। उसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज चूँकि लाइट फॉर्म ऑफ क्रूड्स को रिफाइन करने के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, तो पाकिस्तान की रिफाइनरी जो है फर्नेस ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, मतलब 20 to 30% फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। तो फिर वो जो फर्नेस ऑयल होता है वो या तो आइडल पड़ा रहता है, क्योंकि अब ज़ाहिर शिप्स में भी फर्नेस ऑयल का यूज़ इंटरनेशनली कम हो गया है, क्योंकि वो पोल्यूटेंट है बहुत बड़ा, वो सीज को और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। फिर उसके अलावा पावर जनरेशन में भी मेरिट ऑर्डर में जो फर्नेस ऑयल है वो नीचे चला गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान की पावर जनरेशन LNG और न्यूक्लियर के प्लांट्स लगे हैं अभी रिसेंटली, उन पे होती है, हाइडल पे होती है, तो वो मेरिट ऑर्डर में नीचे चला गया है। तो फिर पाकिस्तान के पास फर्नेस ऑयल के लिए ऑप्शन यही बच जाता है कि या तो उसको रखें या उसको डिस्काउंट के ऊपर या लॉस के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं, जिस तरह अभी पिछले दिनों हमारी रिफाइनरीज ने एक्सपोर्ट किया भी है। तो इसीलिए हमारी रिफाइनरीज फुली रशियन ऑयल के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो रशियन ऑयल के ऊपर फुली ऑपरेट करेंगी तो रशियन ऑयल हैवी होता है, और हैवी होता है इसकी वजह से वो फर्नेस ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो फिर जाहिर है जब वो फर्नेस ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो लास्ट पे निशित, कितना डिफरेंस आप समझते हैं कि रशियन ऑयल जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ओवरऑल और डेफिनेटली मासेस के लिए किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा डाउन द लाइन? जी, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समराइज करूं तो जो हमारी प्राइसेस हैं वो 5 to 10 रुपीज़ कम हो सकती हैं, अगर हम जिस तरह इन्होंने रेशियो बताई कि 30 to 50% अगर हम रशियन यूज़ करें और बाकी की परसेंटेज हम अरब लाइट यूज़ करें रिफाइनिंग के लिए। तो अब उसमें फिर इशू ये आएगा कि
10 रुपीज़ तो लेवी बढ़ाने की भी बातें हो रही हैं, जिस तरह से अभी आपने अपने पैकेज में भी मेंशन किया, इस 50 से 60 रुपीज़ हो रही है, तो वो जो इफेक्ट है वो वहाँ पे निगेट हो जाएगा। फिर ये है कि इकोनॉमी में 150 टू 300 मिलियन डॉलर्स का डॉलर सेविंग होगी, यानी फॉरेक्स सेविंग होगी रशियन ऑयल से। लेकिन तो फॉरेक्स सेविंग की जब बात कर रहे हैं हैं नशीद, जिस तरह से आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से जो सेविंग्स की बात कर रहे हैं, चीन के साथ भी पाकिस्तान की तिजारत में अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि चीनी करेंसी इस तिजारत के लिए ट्रेड हो रही जो है वो यूज़ हो रही है, तो पाकिस्तान की दरामदात का तनासुब और चीन का अगर हम ओवरऑल देखते हैं हुजम, तो उसमें भी पाकिस्तान ज़्यादा दरामद कर रहा है, तो चीनी करेंसी में भी अदायगी तो करनी होगी, फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर तो उसके बावजूद आएगा। जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको डॉलर बेच के उसकी जगह युआन खरीदने पड़ेंगे, तो वो स्वैपिंग होगी, करेंसी स्वैपिंग होगी। तो जो सेविंग आएगी वो करेंसी की वजह से नहीं आएगी, वो इस वजह से आएगी कि रशियन ऑयल आपको थोड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा होगा, तो सिर्फ इस डिस्काउंट आपको कोई सेविंग नहीं होगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नशीद, आप हमारे साथ थे। और आपके ख्याल में जिस तरह से जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ इस लिहाज से आएगा कि जो डिफरेंस ऑफ प्राइस होगा उस पर पाकिस्तान की मार्केट तक शायद वो बेनिफिट पहुंच सके, अगर उसमें भी लेवी गवर्नमेंट जो है वो बढ़ाती बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 75 साल से सिफारती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात माजी में कोई बहुत करीबी नहीं रहे, लेकिन आलमी सियासत में हालिया तब्दीलियों के बाद किस तरह दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, इस हवाले से रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने इसी हफ्ते खुसूसी पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस हमेशा से पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने का हामी रहा है और किसी भी तरह के हालात में इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। There have been different periods in our relations over the past 3/4 of a century. गुज़श्ता 75 बरसों में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है। ताहम रूस हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद रहा है और वो किसी भी तरह के हालात में अपने अज़ाइम से पीछे नहीं हटा। 1980 की दहाई में अफगानिस्तान में तनाज़े के बावजूद सोवियत माहिरीन की जानिब से कराची में तामीर की जाने वाली सबसे बड़ी स्टील मिल में शिरकत इसकी बड़ी मिसाल है। आपके मुल्क में बिजली पैदा करने का गुड्डू थर्मल पावर प्लांट भी उसी वक्त तामीर किया गया था। आजकल हमारे ताल्लुकात एतमाद की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। Nowadays our relations are advanced and based. पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी क्या सिर्फ दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की वजह से ही है, या दुनिया में होने वाली तब्दीलियों का भी इसमें कोई हाथ है? और आने वाले दिनों में माजी में भारत के करीब समझे जाने वाले रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने पायदार हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। साबिक सफारतकार एजाज अहमद चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। एजाज, पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ वर्षों में रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता आया है। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म रूस का दौरा किया। अब जबकि तेल की दरामद शुरू हो चुकी है, आपके ख्याल में एक ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में? जी कह सकते हैं जी, टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एक ओवरऑल पॉलिसी तब्दील हो रही है पाकिस्तान की कि अब हम तमाम दुनिया के बड़े ममालिक या ताकतों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, खुसूसन इक़्तिसादी ताल्लुकात। और ये पहले ऐसा नहीं, पहले तो आपको याद है कि कम से कम 3 ऐसे मौके आए थे जिस पर एक सुपर पावर के पलड़े में सारा वज़न डाल दिया था। अब ये एहसास हो रहा है कि उसके मुज़मिरात ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान को सबके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए और जहाँ से उसको इक़्तिसादी फ़ायदा मिले वो उसके साथ डील करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये अभी जो रूस के साथ हमने ये कदम उठाया है और देखेंगे कि वो पूरी तरह कितना रिफाइन होता है और उसको आगे मज़ीद बढ़ाया जा सकता है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में सिंबॉलिक स्टेप जो है वो बिल्कुल रजिस्टर हुआ है सारी जगहों पर कि पाकिस्तान रूस के साथ भी और दूसरी तमाम मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर रखना चाहिए। तो गुज़िश्ता अगर हम कुछ सालों का जायज़ा लें, ख़ासतौर पे 10-15 वर्षों में भारत और अमेरिका के दरमियान करीबी दिफाई और मुआशी ताल्लुकात बने हैं। भारतीय वज़ीर आज़म चंद हफ्तों में सरकारी दौरे पे वाशिंगटन भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत रूस से तेल दरामद करने के अलावा बाकी तिजारत भी जारी रखे हुए है। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका और रूस के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, ये बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि वो चीनी ब्लॉक में रहे या अमेरिकी ब्लॉक में जाए या रूसी ब्लॉक में रहे या एक नया ब्लॉक। ये ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है हमारी इस वक्त खारजा पॉलिसी जो चल रही है उसके अंदर बिल्कुल फिट इन नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं कि दुनिया का इस वक्त ये उस तरह की सरजंग है भी नहीं जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान थी।
बड़ी डिफरेंट है। अभी आप चीन और अमेरिका को देख लीजिए, ये अब डी कपल की बात नहीं करते हैं, डी रिस्क की बात करते हैं। यूरोपियंस भी चीन के साथ डी रिस्क कहते हैं, डी कपल नहीं कहते हैं, क्योंकि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि ताल्लुकात की नौइयत अब बदल रही है और ये आपके अलाइंसेस जो हैं वो कहीं आप कोई मुल्क आपका किसी चीज़ में साथी और किसी चीज़ में वो हरीफ है। तो ये मेरे ख्याल में सिलसिला पाकिस्तान के साथ भी रहेगा और पाकिस्तान के लिए कोई इसको तवाज़ुन रखना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने खुद अभी बताया था अपने इंट्रो में कि अमेरिका ने तो खुद कह दिया कि भाई अमेरिका रूस से अगर कोई डिस्काउंटेड तेल ले रहा है तो अमेरिका को उस पर एतराज़ नहीं है, वैसे भी उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं है तेल के ऊपर। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये दुरुस्त कदम उठाया है, एक अच्छा स्टेप लिया है और इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान किसी भी तौर अमेरिका से दूर हो रहा है। तो आप समझते हैं, जिस तरह से आपने बात की कि अब जो है वो हर चीज़ को अलग रख के देखा जा रहा है, तो पाकिस्तान के जो यूक्रेन को असला फ्राहम करने की खबर भी आई, क्या उससे आपको लगता है कि रूस के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं वो मुतासर हो सकते हैं या उनको भी बैलेंस किया जा सकता है अलग से? जी मेरे ख्याल में ये इसकी तस्दीक नहीं हो सकेगी पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, तो इसलिए मैं इस मफरूज़े पर नहीं जाऊंगा कि ये काम हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान यूक्रेन से ख़रीदा करता था, टैंक लेता था और भी चीज़ें लेता था, गंदम भी लेता था, वो सारों की सप्लाईज जो हैं वो मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान भी यूक्रेन वॉर से उतना ही मुतासर हुआ है जितने दूसरे ममालिक हुए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अगर इक़्तिसादी मफादात के लिए कोई भी ताल्लुकात कायम करे किसी भी मुल्क के साथ, तो उसके ऊपर तीसरे मुल्क को कोई बात नहीं करने का हक। आप हिंदुस्तान हमारे पड़ोसी की मिसाल दे रहे थे कि वो अमेरिका के साथ के बड़े करीबी हलीफ हैं आजकल, लेकिन आपने देखा कि चीन के साथ उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात में कोई कमी नहीं आई बल्कि बढ़ावा ही आया है। तो इसी तरीके से दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का भी ये हक है कि वो अपने इक़्तिसादी मफाद की खातिर हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करे। तो रूस की जो यूक्रेन में जंग है उसके बावजूद हमने देखा कि चीन रूस का हिमायती है और चीन और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त तनाव का शिकार हैं। कुछ देर पहले आपने भी हवाला दिया, तो क्या आप समझते हैं कि खित्ते में रूस और चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख से पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है? जी क्यों नहीं। देखिए पाकिस्तान SCO का मेंबर है जिसमें रूस और चीन नुमाया बड़े ममालिक हैं। वैसे भी चीन के साथ तो हमारी बहुत ही गहरी दोस्ती रही है, हमेशा से रही है, कोई आज की बात नहीं है। और चीन के अंदर एक जो चीज़ बहुत पाकिस्तान में पसंद की जाती है कि चीन की तरफ से कभी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत भी नहीं की जाती और बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर भी पाकिस्तान की हमायत करते हैं नज़र आते हैं चीनी। तो इस वजह से और फिर इन्होंने सरमायाकारी भी पाकिस्तान में उस वक्त की जब दुनिया में कोई नहीं कर रहा था, बड़ी दहशतगर्दी का माहौल था पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि चीन के साथ तो रहेंगे। अब रूस का एक नया बाब खुल रहा है और उसकी वजह यह है कि रूस तो यूरोप के साथ बहुत गहरे उसके इक़्तिसादी ताल्लुकात थे जो सैंक्शंस की वजह से ख़त्म हुए। तो एक कुदरती अमर था कि रूस ने भी अब एशिया की तरफ देखना शुरू कर देना था और उन्होंने चीन के साथ, हिंदुस्तान के साथ और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी उसी डायनामिक का फ़ायदा उठा रहा है, तो बिल्कुल उसका हक है कि वो ये फ़ायदा उठाए। इससे कोई तीसरे मुल्क को खाइफ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़, आप हमारे साथ थे। साबिक सफारतकार एजाज़ चौधरी हमारे साथ थे और जिस तरह से पाकिस्तान का और रशिया के साथ इस वक्त जो ऑयल का मुआहदा हुआ है उसको एक सिंबॉलिक जो है इवेंट करार दे रहे थे। बहुत शुक्रिया एजाज़ आपका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पे हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।